नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका फिक्र आपकी में। तो हमारी और आप सबकी जो फिक्र है चढ़ावा चोरी को लेकर, उस पर आज कई सवालों के जवाब मिले हैं। अब आप उससे संतुष्ट होते हैं या नहीं होते, ये शो देखकर आप कमेंट करिएगा। सोशल मीडिया पर हमारे तमाम हैंडल्स हैं TV9 भारतवर्ष के। लेकिन आज सवाल ट्रस्ट के ट्रस्ट का है। राम भक्तों का वो भरोसा जो चढ़ावा चोरी कांड से टूटा, और आज चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर तो कर लिया गया, लेकिन क्या यह काफी है? रामधन का असली लुटेरा कौन है? इस प्रश्न का उत्तर कब मिलेगा? अयोध्या से 1500 किलोमीटर दूर मुंबई में फिक्र खराब मौसम से बिगड़ते हालात की, जहां तेज हवाओं और मूसलाधार बारिश से स्थिति खराब हो गई है। कई पेड़ गिरे, कई पुल टूटे। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में 19 लोगों की मौत से हालात जो है वहां पर वो चिंताजनक है। इसके बाद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल असीम मुनीर की फिक्र वाया POK, जहां पर इस समय आजादी के नारे गली गली गूंज रहे हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और अमेरिका ने 250 साल के लिए टाइम कैप्सूल को दफन किया है। क्या होता है ये टाइम कैप्सूल? दुनिया में इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है? और ब्राजील के महान फुटबॉलर नेमार जूनियर ने वर्ल्ड कप में ब्राजील के बाहर होते ही संन्यास की घोषणा कर दी है। लेकिन उनके बाद क्या मेसी और रोनाल्डो भी संन्यास लेंगे? क्या ये फुटबॉल वर्ल्ड कप दिग्गजों का रिटायरमेंट वर्ष है? लेकिन आज फिक्र की शुरुआत रामधन की लूट से। चंपत राय, यह नाम लगातार ट्रेंड कर रहा है। ट्रस्ट की बैठक में उनका इस्तीफा मंजूर हो चुका है। चंपत राय को लेकर आज क्या क्या हुआ? आस्था के लुटेरों पर 3 घंटे तक लगातार चर्चा हुई। ट्रस्ट की बैठक की इनसाइड स्टोरी समझना जरूरी है। एक एक डिटेल हम आपको बताने वाले, लेकिन पहले इस मीटिंग के 9 बड़े अपडेट आपको दिखाते हैं। आइए सना। नंबर 1, चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा एक्सेप्ट कर लिया गया, मंजूर कर लिया गया। गोपाल राव को ट्रस्ट के सभी पदों से हटा दिया गया है। कृष्ण मोहन दास को चंपत राय की जगह दी गई जिम्मेदारी। कौन है, इनकी डिटेल हम आपको बताएंगे। ट्रस्ट चलाने के लिए विशेष अधिकारियों की होगी नियुक्ति। नई नियुक्तियों के लिए समिति गठित की गई है। राम मंदिर में चढ़ावे में मिले सोने चांदी की वस्तुएं महफूज हैं, सुरक्षित हैं। राम मंदिर में दान की 2800 वस्तुओं का रिकॉर्ड मौजूद है। ट्रस्ट ने दान में मिले रुपयों का पूरा लेखा जोखा जो है वो भी पेश कर दिया। 22 जुलाई को ट्रस्ट की अगली बैठक होगी। ट्रस्ट ने CEO के चयन के लिए 3 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति बनाई है। इसमें न्यायपालिका और सेना के अनुभवी अधिकारियों को शामिल किया गया। अब इस्तीफे की बड़ी बातें, जिसकी अटकलें तब से लग रही थी जब चढ़ावा चोरी कांड के बाद चंपत राय ने खुद ही इस्तीफा दिया था, जिसे आज ट्रस्ट ने भी मंजूर कर लिया। चंपत राय के साथ साथ अनिल मिश्रा का भी इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। इनके अलावा गोपाल राव को भी हटा दिया गया है। लेकिन इस्तीफे के पहले से लेकर इस्तीफे के बाद तक अयोध्या में जो नाटकीय घटनाक्रम हुआ, उसकी एक एक डिटेल आपको जरूर समझनी चाहिए। चढ़ावा चोरी पर देश भर में जारी हंगामे के बीच आज पहली बार हुई मीटिंग के बाद ट्रस्ट ने चढ़ावा चोरी पर राम भक्तों को क्या संदेश दिया? मीटिंग की इनसाइड स्टोरी क्या है? इन सब की चर्चा में एक ही नाम की सबसे ज्यादा चर्चा है, और वो नाम है चंपत राय का। लगभग 1 महीने बाद आज पहली बार रामधन की लूट पर ट्रस्ट की बैठक हुई है, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया गया। यानी आज से दोनों औपचारिक तौर पर ट्रस्ट से बाहर हो चुके हैं। अब सवाल यह है कि क्या चढ़ावा चोरी की FIR में इनके नाम भी जोड़े जाएंगे? क्या चंपत राय और अनिल मिश्रा पर मुकदमा दर्ज होगा? इसका जवाब जब आएगा तो हम आपको तुरंत अपडेट देंगे। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्या ट्रस्ट से ताल्लुक इनके लिए कवच था? अब वो कवच इस्तीफा देने के बाद हट गया है। सवाल है ये। लेकिन ट्रस्ट का जो रुख है उससे थोड़ा सस्पेंस बनता दिखता है। तारीफों के पुल बनाए जा रहे थे चंपत राय के लिए, कसीदे पढ़े जा रहे थे। आज सुबह से देश भर की नजरें अयोध्या में होने वाली इस मीटिंग पर थी। भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दोपहर 3:30 बजे मीटिंग शुरू होती है। TV9 भारतवर्ष ने एक एक डिटेल आपको पूरी मीटिंग की बताई, इनसाइड डिटेलिंग बताई, लेकिन कुल मिलाकर फोकस चंपत राय पर ही था।
ये पहले से तय था कि उनका इस्तीफा चर्चा के केंद्र में होगा, हुआ भी वही। लेकिन ट्रस्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो मैसेज दिया उसमें चंपत राय को लेकर जबरदस्त नरमी और उनका बचाव साफ साफ दिखाई दिया है। उनकी खुलकर तारीफ की गई है। तो क्या यह मीटिंग चंपत बचाओ बैठक बन गई? मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने चंपत राय की तारीफों के पुल बांध दिए। उन्होंने क्या क्या कहा ये देखिए। चंपत राय निष्कलंक हैं। चंपत राय की सेवाओं का हम अभिनंदन करते हैं। ट्रस्ट का मानना है कि चंपत राय पर जांच पूरी होने तक दोष लगाना सही नहीं है। अब यहीं से ट्रस्ट के ट्रस्ट पर सवाल उठने शुरू हो गए। ट्रस्ट के इस रुख के बाद सवाल यह है कि क्या ट्रस्ट ने मजबूरी में चंपत राय का इस्तीफा मंजूर किया है? आखिर इस्तीफे के बाद भी ट्रस्ट ने चंपत राय की तारीफों के पुल क्यों बांधे? मुखिया के तौर पर चोरी के जिम्मेदार चंपत राय क्यों नहीं है? ट्रस्ट की बैठक में चंपत राय की सराहना क्यों की गई? चंपत की तारीफ क्या राम भक्तों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने जैसा नहीं है? क्या राम भक्तों के दबाव में चंपत राय का इस्तीफा हुआ? एक सवाल यह भी है कि क्या चंपत राय के इस्तीफे को लेकर ट्रस्ट के अंदर मतभेद है? और एक बहुत बड़ा सवाल कि क्या यह कोई स्ट्रैटेजी है? बैठक के अंदर चंपत का इस्तीफा मंजूर, लेकिन बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाह वाह चंपत जी। सोचिए जरा, शायद इसको राजनीति भी कहते हैं। क्या ऐसा है क्या? खैर, जिस चंपत राय के बचाव में आज बयान दिया गया, उनसे एसआईटी घंटों पूछताछ कर चुकी है। वो ट्रस्ट में सबसे पावरफुल थे, उनकी निगरानी में ही पूरी व्यवस्था थी और उसी दौरान रामधन की लूट भी हुई। तो फिर चंपत राय को ट्रस्ट अभी से क्लीन चिट क्यों दे रहा है? सवाल तो यह है कि चंपत राय पे ट्रस्ट का इतना ट्रस्ट क्यों है? खैर, जब पूरे देश में ट्रस्ट डेफिसिट हो रहा है, फिलहाल चंपत राय की जगह कृष्ण मोहन को ट्रस्ट की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वो भारतीय वन सेवा के रिटायर्ड अधिकारी हैं। उन्होंने महाराष्ट्र कैडर में लंबे समय तक सेवा दी है। प्रशासनिक क्षेत्र में ईमानदार और कुशल अधिकारी के रूप में पहचान बनाई है। वो दलित समुदाय से आते हैं। फिलहाल जिस महासचिव पद का प्रभार उनको मिला है, वो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में सबसे महत्वपूर्ण प्रशासनिक पदों में गिना जाता है। मंदिर की व्यवस्थाओं का संचालन, विभिन्न समितियों के बीच समन्वय, ट्रस्ट की बैठकों का संचालन, निर्णय लागू करवाना और प्रशासनिक निगरानी जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां महासचिव के पास होती हैं। 22 जुलाई को राम मंदिर ट्रस्ट की फिर से बैठक होगी। ट्रस्ट ने कुछ विशेष न्यास अधिकारियों की नियुक्ति का प्रस्ताव भी दिया है, जिस पर आगे फैसला होगा। यह सारी जानकारी मीटिंग के बाद कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी महाराज ने मीडिया के साथ शेयर की, लेकिन इसी दौरान उन्होंने जिस अंदाज में चंपत राय की तारीफ की, उससे संदेश गया कि ट्रस्ट चंपत राय का इस्तीफा चाहता नहीं था। हमने चंपत राय जी के द्वारा की गई सेवा का अभिनंदन भी किया। उदार अंतःकरण से उन्होंने स्वयं इस प्रकार का निर्णय लिया। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण के लिए इतने वर्षों तक, आरंभ से लेकर जब यहाँ पर इस प्रकार की कोई हलचल भी नहीं थी, तब से लेकर के आज तक का कार्य उन्होंने किया है। महामंत्री श्रीमान चंपत राय जी और न्यासी अनिल जी मिश्रा, इन दोनों ने त्यागपत्र प्रदान किया है। अगली व्यवस्थाओं के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं और इन व्यवस्थाओं का दायित्व महामंत्री, अंतरिम महामंत्री के रूप में मेरे साथ विराजमान श्रीमान कृष्ण मोहन जी को सौंपा गया है। वे अपने साथ कुछ साथियों को स्वयं चुन करके और उनके साथ मिलकर के इस काम का निष्पादन करेंगे। वो लोग आज हम लोगों को पाठ पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिन लोगों ने कार सेवकों के ऊपर गोलियां चलाई। राम भक्ति के विरोध में कार्य करने वाले लोगों के अंदर जो राम भक्ति का झूठा ज्वार दिखावे के लिए जगा हुआ है, वह साधारण नहीं, असाधारण है। मेरी कुछ प्राथमिकताएं होंगी। पहली, इसमें जो भी दोषी हैं, इस प्रकरण में जो भी दोषी पाए जाएंगे, हमारा आग्रह रहेगा उन सभी को न्यायोचित ढंग से जो भी उनको सजा मिलनी है मिले। इसके लिए हम बहुत आग्रही रहेंगे। तो मेरा ये पहला प्रयत्न होगा कि वो जितनी त्रुटियां, कहीं जहाँ कहीं भी लूप होल्स हैं, कहीं छूटा हुआ है, उसको सबसे पहले बंद करना। इस प्रकार की पुनरावृत्ति न हो भविष्य में, इसका मैं पूरा प्रयत्न करूंगा। राहुल स्टूडियो में ट्रस्ट ने दान के पैसों
और आभूषण का आज हिसाब किताब दे दिया। दान में दी गई जिन चीजों के चोरी होने का दावा किया जा रहा है, ट्रस्ट का कहना है कि ये सब बेबुनियाद आरोप हैं, सब कुछ सुरक्षित है, रजिस्टर में दर्ज है। मीडिया के सामने उन्होंने इसका वीडियो सबूत पेश किया। सोना चांदी के आभूषण दिखाए, चांदी के काक भुशुंडी भी मीडिया को दिखाया गया। चढ़ावा कांड के दौरान काक भुशुंडी के भी गायब होने का दावा किया गया था, लेकिन ट्रस्ट का कहना है कि सब अफवाह है। ऐसी 2800 वस्तुएं रजिस्टर में दर्ज हैं और सब सुरक्षित है। ट्रस्ट आज चाहे जो सफाई दे, लेकिन राम मंदिर में जो हुआ, पिछले 1 महीने से जो रिपोर्ट्स आई वो बताती हैं कि लूट की खुली छूट थी। करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था को रोज कुचला जा रहा था। हमने आपको हर दिन एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट दिखाई, लेकिन सवाल तो यह भी है, अगर इतना ही ट्रस्ट है तो फिर पुराना सीसीटीवी का फुटेज क्यों गायब है या डिलीट किया गया? और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, वो रामायण की पुस्तक कहाँ है, और वो हमारे काक भुशुंडी जी महाराज कहाँ हैं, वो गले का हार कहाँ है, और वो पादुकाएं कहाँ है, किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित हैं। यह हम लोग आप लोगों के लिए केवल उनमें से, क्योंकि वो बड़ा संग्रह है, यहाँ पर 5 महत्वपूर्ण वस्तुएं जिनकी चर्चा है आपके अवलोकन के लिए ले आए हैं। चंपत राय और अनिल मिश्रा के खिलाफ कई गंभीर आरोप लगे। चंपत राय कार सेवकपुरम में है। बताया जा रहा है कि वो किसी से बात नहीं कर रहे, किसी से नहीं मिल रहे। चंपत राय 2020 में ट्रस्ट के महासचिव बनाए गए थे। चंपत राय पर चढ़ावा चोरी मामले में अनदेखी, निगरानी व्यवस्था में लापरवाही, राम मंदिर प्रबंधन में गड़बड़ी जैसे गंभीर इल्जाम हैं। सूत्रों से यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने इसी मामले में गिरफ्तार अभियुक्त टिन्नू यादव को फ्री हैंड दिया हुआ था। आरोप तो यह भी लग रहे हैं कि जो वाउचर थे उस पर टिन्नू यादव साइन करता था। खैर, टिन्नू यादव कभी चंपत राय का ड्राइवर हुआ करता था। सोचिए, इतनी अथॉरिटी दे दी गई, लेकिन राम मंदिर में एंट्री के बाद उसका रुतबा बदल गया। जाहिर है सिफारिश पर मंदिर में नियुक्ति हुई। चंपत राय की तरह कुछ ऐसे ही आरोप अनिल मिश्रा पर भी लग रहे हैं। नियुक्तियों से लेकर प्रबंधन तक में हेरा फेरी का इल्जाम है। राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी को नजरअंदाज करना, मंदिर में करीबियों की नियुक्ति करवाना, यही नहीं, उनके करीबियों को सुरक्षा जांच में भी छूट होने का दावा है। राम मंदिर ट्रस्ट से भले ही इनकी छुट्टी हो गई, लेकिन अब भी कई सवाल हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। 3 घंटे की मीटिंग में और क्या क्या हुआ? मीटिंग की इनसाइड स्टोरी पर हमने ट्रस्ट के सदस्य और बैठक में शामिल रहे दिनेंद्र दास से एक्सक्लूसिव बात की। महाराज जी, बैठक में क्या क्या फैसले हुए, आप एक लाइन में बता दीजिए। सर, शुरुआत कहाँ से हुई और क्या क्या चीज़ें बात हुई? की तरफ से सब संतुष्ट थे, लेकिन समाज में जो गलती बनाया वो मान लिए और इस्तीफा स्वीकार हो गया। और आगे किसको जिम्मेदारी दी जाएगी? क्या किसका नाम लिया गया, किस पर चर्चा हुई, बात हुई? उसमें कृष्ण मोहन को बना दिया गया। जो भी बैठक में चीज़ें हुई, इससे आप सहमत हैं? और वो उसमें ट्रस्टी हैं तो सबकी बात तो मानना पड़ेगा। आपको अपनी बात बोल सकते हैं, हमारी बात नहीं माने तो उनकी बात हमको मानना ही पड़ेगा। आपको अपनी बात बोलने का मौका मिला, आपने अपनी बात रखी? बात हम बोल दिए, नहीं माने तो उनकी बात हमको मानना पड़ेगा। जिसमें ज़्यादा वो यही मान्य होगा। बात हम बोल दिए, नहीं माने तो यानी क्या जो लोग हैं ट्रस्ट के अंदर उन्हीं की बात नहीं सुनी जाती है? आज की मीटिंग से पहले राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास ने रामधन की लूट पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। बीच में बीमार होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ा था। महंत नित्य गोपाल दास ने श्री राम लला सरकार को संबोधित करते हुए एक पत्र जारी किया है। पत्र में उन्होंने लिखा, मंदिर में हुई कथित दान चोरी से बेहद आहत। यदि यह आरोप सत्य है तो दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। पत्र में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूर्ण विश्वास जताया गया। आगे उन्होंने लिखा कि दोनों नेता इस पूरे मामले को गंभीरता से लेकर दोषियों को दंड दिलाएंगे। महंत गोपाल दास के मुताबिक यह घटना करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर प्रहार है। उन्होंने यह भी अपील की है कि कोई भी व्यक्ति अपने निजी लाभ के लिए धर्म और आस्था की राजनीति न करे। चढ़ावा कांड पर हमने विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार से बातचीत की। क्या कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। कार्रवाई पूर्ण तो तब होगी जब एसआईटी और पुलिस अपनी रिपोर्ट देंगे, चार्जशीट बनेगी और कोर्ट में जाकर के ये मुकदमों में दोषी साबित होकर के दोषी लोग जेल जाएंगे। एसआईटी की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में 8 नाम थे,
इसलिए वो 8 नाम FIR में हैं और 9वां कॉलम है और दूसरे लोग। तो मैं ये मानता हूँ कि जितने लोगों पर भी किसी ने आरोप लगाया है वो इस कॉलम में कवर होता है। दूसरा, मुझे लगता है कि ट्रस्ट ने आधुनिक सिस्टम्स का उपयोग करके, स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स बना करके और अनुभवी लोगों को प्रशासन में रखकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जो हो गया सो हो गया, आगे ये सब ना हो सके। तो ये दूसरा काम है। दंडित कराना पहला काम है और दूसरा काम है कि वहाँ पर अचूक व्यवस्था करना। उधर अयोध्या पुलिस ने 7 दिन के लिए करुणेश, अनुकल मिश्रा और लवकुश मिश्रा की रिमांड मांगी, जिस पर कोर्ट में कल सुनवाई होगी। वैसे चढ़ावा चोरी मामले में CBI जांच की मांग वाली जनहित याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार ने अदालत को बताया कि इसी विषय से जुड़ी याचिका पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। ऐसे में एक ही विषय पर हाईकोर्ट में सुनवाई का कोई औचित्य नहीं बनता। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने CBI जांच की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। खैर, इस मामले में आज का अदालती अपडेट आप जान चुके हैं। अब राजनीतिक एक्सटेंशन भी देख लीजिए। आज इस मुद्दे पर किस तरह बयानों के तीर चले, देखना जरूरी है। भारत की आत्मा सनातन धर्म में बसती है और प्रभु राम भारत की आत्मा के मूल स्रोत हैं। राम का मतलब राष्ट्र है। भारत राष्ट्र को एक उत्तर से दक्षिण तक एकता के सूत्र में बांधने वाला कोई नाम है और राम का नाम है। जानते हुए भी चुप रहते हैं, जानते हुए आंखें बंद कर लेते हैं। जो आस्था और हमारी श्रद्धा के साथ खिलवाड़ हो रही है, सब जानते हुए भी चुप है और राजनीति को समझ नहीं पा रहे हैं। पावर स्ट्रगल इतनी है कि एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं और ये डबल इंजन चल नहीं रहे, डबल इंजन टकरा रहे हैं। बाबरी मस्जिद पर जो चंदा एकत्र हुआ था उसका उपयोग कहाँ हुआ, किसने पैसा दिया था, वो पैसा कहाँ गया, जो हमारे मदरसे चल रहे हैं प्रदेश में, देश में, उनमें कहाँ से फंडिंग हो रही है, और वक्फ संपत्तियों में जिस ढंग से भ्रष्टाचार 17 से पूर्व था, क्या समाजवादी पार्टी कांग्रेस के लोगों ने कभी कोई प्रश्न उठाया है? क्या केवल सनातन संस्कृत पर आप प्रभु रामलला पर उंगली उठाने के लिए जन्म लिए हैं? आपको शोभा नहीं देता? ये चोरी केवल पैसों की नहीं है, ये आस्था के ऊपर चोट है और ये आस्था के ऊपर जब चोट लगी है तो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के मंदिर में अगर इस तरह से भ्रष्टाचार होगा तो बहुत खिलौनी बात है। हमको शौक लग रहा है। उज्जैन, अयोध्या के उज्जैन हमारे सरकार सामने अगर भ्रष्टाचार हो गया है, हम इसका खंडन करते और पार्लियामेंट में इसकी कोई रिफॉर्म। ये जो ईडी वाले हैं, ईडी वाले ये 5-10 लाख के लिए भी लोगों को अरेस्ट कर लेते और 1-1 साल तक जेल में डालते। ये राम मंदिर ट्रस्ट को सबसे पहले बर्खास्त करना चाहिए, पूरा राम मंदिर ट्रस्ट, सिर्फ चंपत राय और उनकी गैंग नहीं, और राम मंदिर ट्रस्ट के ऊपर FIR लॉन्च करना चाहिए डकैती का। अयोध्या में रामधन की लूट के बाद अब कुछ फैसले हुए, कुछ लोग हटाए गए, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती श्रद्धालुओं का भरोसा कायम रखने की है। ट्रस्ट डेफिसिट। कुल मिलाकर संकेत साफ है कि इस मामले में ट्रस्ट खुद को दोषी नहीं मान रहा है। वो ये मान चुका है कि कुछ लोगों के चलते सबकी बदनामी हो रही है, और ये आयरनी देखिए, विडंबना देखिए कि उन कुछ लोगों की वो तारीफ भी कर रहा है, रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट कर रहा है, तारीफ भी कर रहा है। सवाल है कि अगर राम मंदिर में इतने बड़े पैमाने पर घोटाला हो रहा था तो क्या ये सिर्फ चंद लोग मिलकर कर रहे थे? अगर ऐसा है तो ट्रस्ट के बाकी सदस्यों ने सवाल क्यों नहीं उठाए? इस देश में एक रूल होता है, आपको बताना जरूरी है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज टू लॉ। अगर आप अनदेखा कर रहे हैं तो वो कोई एक्सक्यूज नहीं है, यह आपकी गलती है। खैर, इन लोगों के खिलाफ पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया?
क्या ट्रस्ट के अध्यक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है? आखिर कोषाध्यक्ष इतने दिनों तक क्यों मौन धारण करके बैठे रहे? आज चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ तो उसमें भी इनका दर्द छलकने लगा। सवाल यह है कि इन लोगों की नजर इतनी बड़ी लूट पर क्यों नहीं गई? क्या एक दो चेहरों पर कार्रवाई और मर्रम पट्टी का दिखावा करके ट्रस्ट पर भक्तों का ट्रस्ट लौट जाएगा? इस खबर को फिक्र के लेंस से देखें तो अयोध्या का मतलब है जिसे शत्रु जीत ना सके, लेकिन आज का विरोधाभास यह है कि अयोध्या को जीता तो नहीं जा सकता, लेकिन उसे लूटा जा सकता है। ये यवनों के समय से लेकर मध्यकाल और अब आधुनिक युग तक का सच। अयोध्या पर हमलों का इतिहास बहुत पुराना है। प्राचीन काल में भी जब इसका नाम साकेत था, तब भी यह क्षेत्र बाहरी आक्रमणों का सामना कर रहा था। मध्यकाल के लंबे दौर में मोहम्मद गौरी हो या मुगल शासक बाबर का सेनापति मीर बाकी हो या मुगल शासक औरंगजेब, राम मंदिर की सांस्कृतिक पहचान पर चोट की अलग अलग कहानियां दर्ज हैं, लेकिन रामलला की अयोध्या ऐसी है कि उसे तलवार, सत्ता और समय कोई मिटा नहीं सका। अदालत में लंबी सुनवाई के बाद राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का मार्ग खुला, लेकिन विडंबना देखिए, जिस अयोध्या ने बाहरी आक्रमणों के सामने अपनी आस्था नहीं छोड़ी, जिस राम जन्मभूमि के लिए पीढ़ियों ने संघर्ष किया, उसी पवित्र भूमि पर अब श्री राम के नाम पर चढ़ाए गए धन की लूट हुई है। विदेशी आक्रांताओं ने तो हमला करके अयोध्या की पहचान लूटने की कोशिश की थी, लेकिन आज श्री राम के नाम पर मिले राम धन को उन्हीं लोगों ने लूटा है जिन्हें इसका प्रबंधन करना था। ये राम मंदिर की पहचान को कलंकित करने का काम हुआ है। अब श्री राम के नाम पर आई एक एक पाई का हिसाब शुरू हो गया। राम धन को लूटने वाले उचित गति को प्राप्त हो, यही उम्मीद हर राम भक्त कर रहा है। खैर, अब पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में आक्रोश की वो तस्वीरें और वो वीडियो जिसे देखकर इस्लामाबाद में बैठे फील्ड मार्शल असीम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ की धड़कनें बड़ी हुई होंगी। वहां की वादियों में लग रहे नारों से उन दोनों की कुर्सी इस वक्त भी डोल रही होगी। ये वो नारा है जो हमारे देश में वतन के मतवालों ने गुलामी के समय अंग्रेजों के खिलाफ लगाया था और जिसे उस समय हर भारतीय की आवाज बनाने और जिसके जरिए आजादी की अलख जगाने का काम किया था महान क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी का अर्थ है सिर कटाने का जज्बा या फिर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने की इच्छा। और अब यही इच्छा पीओके में बच्चे बच्चे के दिलों में जागृत हो चुकी है। ये नारे सुनने से पहले मुनीर के नए अत्याचारों की फाइल खोलना जरूरी है। तानाशाह मुनीर की बर्बरता पीओके में चरम पर है। फौज के हाथ खून से एक बार फिर रंग चुके हैं। पाकिस्तानी सेना की खुलेआम फायरिंग का यह वीडियो आप इस वक्त स्क्रीन पर देखें, वो ददियाल इलाके से वायरल। यहां एक के बाद एक कई राउंड गोलियां चलाई गई, प्रदर्शनकारियों पर सामने से फायरिंग हुई है। यहां भयानक मंजर दूर पहाड़ी पर जुल्म देख रहे स्थानीय लोगों ने मोबाइल कैमरे के अंदर रिकॉर्ड कर लिया। पीओके में असीम मुनीर के महापाप का एक एक वीडियो सबूत देखिए। पाकिस्तानी रेंजर्स ने मुजफ्फराबाद में नीलम पुल के पास आंसू गैस के गोले दागे और फायरिंग की और यहां बीच अजान में मुनीर ने खूनी अत्याचार किया। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि मुजफ्फराबाद और ददियाल में हुई फायरिंग के दौरान कम से कम 9 लोग घायल हुए हैं। शायद असीम मुनीर भूल गए हैं कि इसी पीओके में पाकिस्तान की फौज के कपड़ों को लटका लटका के ऑक्शन किया गया था जो सैनिकों से उतारी गई थी। खैर, पाकिस्तानी फौज की क्रूरता के ऐसे कई वीडियो इस समय पीओके से वायरल हैं जिसे पूरी दुनिया देख रही है। लेकिन अफसोस, दुनिया भर में मानवाधिकारों की दुहाई देने वाले, बात बात पर मानवाधिकारों की नसीहत देने वाली संस्थाएं इन अत्याचारों पर धृतराष्ट्र बन चुकी हैं। किसी का तो क्रिप्टो माइनिंग भी चल रहा है ना पाकिस्तान में। खैर, जिसे ना तो मुनीर की कट्टरता दिखाई देती है और ना ही सुनाई देती है। लेकिन हम आज ऐसी संस्थाओं को ये सारे दृश्य दिखाएंगे और बर्बरता की गूंज भी सुनाएंगे। और इसका प्रमाण ये तीसरा वीडियो है जिसमें हो रही हर हलचल को जब आप ठीक से देखेंगे, गोलियां चलने की आवाजें सुनेंगे, तो आप भी कहने को मजबूर हो जाएंगे कि अब पीओके का पाकिस्तान से आजाद होने का वहां के लोगों के लिए बहुत जरूरी हो गया। क्योंकि इस वीडियो से यही लग रहा है
कि मानो कोई जंग छिड़ी हो, लेकिन जंग भी दो तरफ से होती है। यहां तो निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर ताबड़तोड़ फायरिंग हो रही है। ददियाल में हालात ज्यादा ही खराब दिखे। वहां से वायरल इस चौथे वीडियो में भी पहली बार यही लगा मानो कोई युद्ध लड़ा जा रहा हो। लेकिन पाक फौज का यह युद्ध भी किसके खिलाफ है? उन लोगों के खिलाफ जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे, जो फौज के जुल्मों के खिलाफ संवैधानिक अधिकारों के तहत आवाज उठा रहे थे, जो सरकार से सवाल पूछ रहे थे कि उन्हें रोजी क्यों नहीं मिलती, रोटी क्यों नहीं मिलती, बच्चे भूखे क्यों रहते हैं, उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन क्यों किया जाता है। पीओके में इस आग की पूरी वजह हम आपको बताएंगे, लेकिन पाक फौज सबसे ज्यादा किस बात से बेचैन हुई, अब वो देखें। पीओके में बुनियादी जरूरतों के लिए प्रदर्शन नई बात नहीं, नई बात वहां लग रहे नारे हैं, खासकर वो शब्द जिन्हें सुनकर मुनीर मन ही मन घायल हो गए। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये शब्द जब गानों में पढ़ते हैं तो जहन में क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल का चेहरा आता है। यह गजल उनका प्रतीक सी बन गई है। लेकिन हमारे आज के कई युवा दर्शक शायद ही जानते होंगे कि यह गजल उन्होंने नहीं बल्कि शायर बिस्मिल अजीम आबादी ने वर्ष 1921 में लिखी थी और आज़ादी की लड़ाई के समय काजी अब्दुल गफ्फार की पत्रिका सभा में वर्ष 1922 में छपी तो अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हें हिल गई। तब की जालिम ब्रिटिश सरकार ने इसकी सभी प्रतियों को जब्त कर लिया, लेकिन फिर इन दो लाइनों को ही राम प्रसाद बिस्मिल ने क्रांति का नारा बना दिया। ये दो लाइनें हर समय उनकी जुबान पर रहती थीं। 1927 में सूली पर चढ़ते हुए भी ये गजल उनकी जुबान पर थी। यहां तक कि बिस्मिल और उनके इनकलाबी साथी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने के समय और वापस जेल जाने के समय भी यही नारा लगाते थे। सबकी जुबान पर यही लाइनें हुआ करती थी। खैर, वापस पाकिस्तान के अवैध वाले कश्मीर पर आते हैं और आपको पीओके के ददियाल से वायरल ये नारा सुनाते हैं जिससे मुनीर और शाहबाज दोनों भयभीत हैं। पीओके में हुई फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत की खबर है, कई लोग घायल हुए हैं। यह कार्रवाई 600 से अधिक नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के बाद शुरू हुए प्रदर्शनों पर हुई, जिसमें पूरे पीओके में करीब 40,000 लोग जुटे थे। इसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इस प्रदर्शन में यही मांग उठाई जा रही थी कि लोगों के बुनियादी हक उन्हें मिलना चाहिए। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले लोगों की हत्या और अपहरण बंद होना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का दोहन बंद होना चाहिए। इसके अलावा शरणार्थियों के लिए विधानसभा में आरक्षित 12 सीटों का मुद्दा सबसे ज्यादा गर्म है, जिसे खत्म करने की मांग लगातार 3 वर्षों से की जा रही है। यह मांग पीओके में प्रदर्शन और बंद की कॉल बुलाने वाली जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी उठा रही है। इस बीच JAAC नेता सरदार अमन खान ने भारत के साथ बेहतर संबंध बनाने की मांग की। भारत से मानवीय सहायता भेजने और लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC पर बॉर्डर खोलने की भी अपील की है। उनका तर्क है कि पीओके में हालात और बिगड़े तो आम नागरिकों के पास भारत जाने का विकल्प होना चाहिए। यानी एक तरह से वो ये भी कह रहे हैं कि असल में पीओके भारत के जम्मू कश्मीर का अभिन्न अंग है। वो सब भारत के नागरिक हैं और उन्हें भारत में मिलने से दुनिया की कोई ताकत अब नहीं रोक सकती। खैर, पीओके में गदर की आग 7 समंदर पार लंदन में भी पहुंची। बड़ी संख्या में कश्मीरी समुदाय के लोगों ने पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर प्रोटेस्ट किया। मुनीर और शाहबाज को कातिल बताने वाले पोस्टर लहराए गए। हजारों की संख्या में जुटकर लोगों ने पाकिस्तानी हुकूमत और सेना के खिलाफ नारेबाजी की। ब्रिटेन के सांसद इमरान हुसैन ने पीओके में लगे प्रतिबंधों को हटाने, इंटरनेट और दूसरी संचार सेवाएं तुरंत बहाल करने की मांग की। ब्रिटेन के विदेश सचिव को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की अपील की। यानी पीओके में मुनीर के अत्याचारों का मसला इंटरनेशनल मुद्दा तो बरसों से है, लेकिन अब इस पर एक्शन लेने की मांग तेज हो रही है। कूटनीतिक तरीके से मसला नहीं सुलझा तो इस बार आजादी की मशाल मुनीर और शाहबाज की सत्ता को जलाकर राख भी कर सकती है। खैर, अब चलते हैं अमेरिका, जहां टाइम कैप्सूल बहुत चर्चा में है। टाइम कैप्सूल, इंटरेस्टिंग। क्या होता है ये टाइम कैप्सूल? इस टाइम कैप्सूल में क्या क्या ऐतिहासिक चीजें रखी गई, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये टाइम कैप्सूल सिर्फ अमेरिका में ही जमीन में दफन किया गया है। ऐसा ही कुछ प्रयास 15 अगस्त 1973 में भारत में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी किया था। उस समय भारत में काल पात्र को लाल किले में दफनाया गया था।
ये जानकारी बहुत रोचक है, लेकिन पहले अमेरिका में दफनाए गए 408 किलो वजनी टाइम कैप्सूल का ये वीडियो देखिए। जब 4 जुलाई को इसे जमीन के नीचे 10 फीट नीचे भेजा जा रहा था। 4 जुलाई को ही ये काम क्यों किया गया? तो 4 जुलाई को अमेरिका की आजादी के 250 वर्ष पूरे हुए और इस टाइम कैप्सूल को पूरे 250 साल के लिए फिलाडेल्फिया के इंडिपेंडेंस नेशनल हिस्टोरिकल पार्क में दफनाया गया। इसे अब 250 साल बाद यानी कि 4 जुलाई वर्ष 2276 में फिर से खोला जाएगा। अब इसे टाइम कैप्सूल क्यों कहा गया है? तो मेडिकल टर्म में कैप्सूल यानी कि दवा, मतलब कैप्सूल एक दवा होती है, यानी कि दवा होती है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन टाइम कैप्सूल में इस समय के सभी राज भी छुपा कर रखे गए। ये एक विशेष रूप से सील किया गया कंटेनर है जिसमें किसी युग विशेष की महत्वपूर्ण वस्तुएं और दस्तावेज सुरक्षित रखे जाते हैं। इसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों को उस समय के समाज, संस्कृति, तकनीक और जीवन शैली से परिचित करना है। इस समय के वो राज कौन से दफन किए गए हैं, अब ये भी देखते हैं। इस समय कैप्सूल में अमेरिका के 50 राज्यों और आम लोगों की ओर से चुनी गई यादगार और महत्वपूर्ण चीजें संजो कर रखी गई हैं, जैसे कि एक दुर्लभ प्रजाति की वेल की हड्डी, विश्व के सबसे बड़े जिप्सम रेगिस्तान की रेत, राइट बंधुओं के विमान का कपड़ा, एक आईफोन 17 प्रो मैक्स, कोका कोला की एक बोतल, 35 करोड़ साल पुराना एक पत्थर, एआई की भविष्यवाणी, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस की तरफ से बनाई गई एक डीएनए स्टोरेज डिवाइस और कई ऐतिहासिक दस्तावेज इसी टाइम कैप्सूल में बंद करके रखे गए। आपने वीडियो में देखा कि यह टाइम कैप्सूल किसी दवा के कैप्सूल जैसा ही बेलनाकार है, यह चौड़ा नहीं। इसके पीछे भी लॉजिक है। अमेरिका में वैज्ञानिकों के सामने चुनौती यह थी कि जो भी महत्वपूर्ण दस्तावेज इसके अंदर रखे गए हैं वो 250 वर्ष तक सुरक्षित कैसे रहेंगे, वो भी जमीन के नीचे, जहां इन दस्तावेजों को पानी, नमी, जंग लगने और मौसम के असर से भी बचाना होगा। इसके लिए वैज्ञानिकों ने काफी रिसर्च की, कई वर्षों की मेहनत लगी। फिर यह तय हुआ कि अगर कैप्सूल को चौड़ा रखा जाएगा तो चौकोर डिब्बे के कोने अक्सर समय के साथ कमजोर पड़ने लगते हैं और कोनों में जंग भी लग जाती है, अंदर से पानी जाने का खतरा भी रहता है। इसीलिए फैसला हुआ कि टाइम कैप्सूल को सिलेंडर नुमा डिजाइन किया जाए और यह भी तय हुआ कि कैप्सूल को 4 जुलाई को नहीं बल्कि काफी पहले ही सील कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात, इस कैप्सूल को सील करने के लिए इंडियम नाम का एक खास धातु खोजा गया, उसी से इसका निर्माण हुआ। इसके पीछे की सोच यह थी कि यह नरम धातु है, यह नरम धातु है और जब ढक्कन बंद होगा तो यह छोटी से छोटी दरारों को भी भर देगा। इससे कैप्सूल पूरी तरह सील हो जाएगा और अंदर रखा सामान हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। और हमने आपको शुरुआत में ही बताया है कि इसे 10 फीट नीचे जमीन में दफनाया गया। 10 फीट की क्यों? तो इसके पीछे वैज्ञानिक सोच है। असल में इस गहराई पर तापमान में उतार चढ़ाव कम होता है, तेज गर्मी, कड़ाके की ठंड, सतह पर आने वाले तूफानों का असर भी कम होता है। ये कितना मजबूत बनाया गया है, इसका निर्माण करने वाले वैज्ञानिक माइकल बेरेला की बातों से पता चलता है। उनकी माने तो इस टाइम कैप्सूल में पानी पहुंचने का मतलब होगा फिलाडेल्फिया शहर करीब 6 फीट पानी में डूब चुका है। और अगर ऐसा हुआ तो टाइम कैप्सूल ही नहीं, पूरी दुनिया एक बड़े प्राकृतिक संकट से गुजर रही होगी। गौर करने वाली बात यह है कि अमेरिका में इससे पहले वर्ष 1795 में भी एक ऐसा ही टाइम कैप्सूल दफन किया गया था। तब उसके अंदर चांदी, तांबे के सिक्के, पुराने अखबार, पदक और कई ऐतिहासिक दस्तावेज रखे गए थे। इसे 6 जनवरी 2015 को खोला गया था। टाइम कैप्सूल बनाने का मकसद सिर्फ इतिहास बचाना नहीं है, बल्कि 250 साल बाद की पीढ़ी को यह बताना भी है कि 2026 का अमेरिका कैसा था। आप इसे वर्ष 2276 के दौर में रहने वाले लोगों के लिए 2026 की दुनिया का एक संदेश भी कह सकते हैं। सवाल खड़ा यह होता है, जो मेरे मन में है, वो ये है कि क्या फिलाडेल्फिया सेस्मिक जोन में नहीं आता है? तो इसका जवाब यह है कि सबसे लो सेस्मिक जोन्स में से आता है, यानी कि भूकंप के झटके यहां पर कम होंगे। तो कैप्सूल सुरक्षित है अभी तो। खैर, आपको बता दें कि ऐसा ही एक टाइम कैप्सूल का संबंध भारत से भी है।
वर्ष 1973 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, तब आजादी के 25 साल पूरे होने के मौके पर उनके गाइडेंस में एक ऐसा ही कैप्सूल जिसे काल पात्र नाम दिया गया था, लाल किले के पास दफनाया गया था। यह भारत का पहला सरकारी टाइम कैप्सूल था। इसे 1000 साल बाद खोलने की योजना थी। इसमें आजादी की लड़ाई से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेज रखे गए थे। मकसद यह था कि भविष्य की पीढ़ियां जान सके कि भारत ने आजादी कितनी मुश्किल हालात में हासिल की, कितनी चुनौतियों को पार करके पाई है। लेकिन 1977 में केंद्र में जनता पार्टी की सरकार आई और इसे समय से बहुत पहले ही खोल दिया गया। दिसंबर 1977 में जब इसकी खुदाई शुरू हुई तो ये एक राष्ट्रीय इवेंट बन गया। क्रेन और भारी मशीनों की मदद से कई दिनों तक खुदाई चली। वहां भारी भीड़ जमा होती थी और इसकी पल पल की रिपोर्टिंग हो रही थी। उस समय की सरकार का आरोप था कि ये राष्ट्रीय इतिहास नहीं बल्कि एक पार्टी और एक परिवार का महिमा मंडन है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल और B.R. अम्बेडकर जैसे नेताओं के योगदान को कम करके आंका गया है। इसके विरोध में विपक्ष ने भी अपना एक दस्तावेज तैयार करने की धमकी दी थी। तत्कालीन शिक्षा मंत्री प्रताप चंद्र के नेतृत्व में एक संसदीय समिति ने काल पात्र से निकाले दस्तावेजों की जांच भी की थी। जनता पार्टी की सरकार ने संसद में बयान दिया था कि दस्तावेज वाकई ऐतिहासिक तथ्यों के साथ खिलवाड़ कर रहा था और पूरी तरह पक्षपाती था। लेकिन उस काल पात्र से निकले पूरे 10,000 शब्दों के उस मूल दस्तावेज को कभी भी पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं किया गया। यह आज भी बहस का विषय है कि उन ताम्र पत्रों पर वास्तव में क्या लिखा था और वो आज कहां रखा है। खैर, फिक्र में अब बारिश वाली वो फाइल जिसकी वजह से मुंबई के साथ महाराष्ट्र के कई इलाके कांप रहे हैं और खतरा कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार 4 दिनों से बारिश जारी है, जिसमें 19 लोगों की मौत हो चुकी है। डरावने हालात मुंबई के भी हैं, जहां कई इलाकों में सड़कों का नामो निशान मिट गया है। हर ओर सैलाब दिखाई दे रहा है। कई जगह लोकल ट्रेनों पर ब्रेक लग गया है और लाखों जिंदगी पटरी से उतरती दिख रही है। आज इसी पर हमने एक वीडियो फाइल तैयार की जिसमें चिंताजनक ऐलान भी है। सबसे पहले आपको मुंबई का हाल बताते हैं, जहां बीएमसी के मुताबिक 4 जुलाई की शाम 6 बजे से 5 जुलाई की शाम 6 बजे तक सिर्फ 24 घंटे में मुंबई शहर में 265 मिलीमीटर से अधिक बारिश हुई। आप स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाइए कि दिल्ली जैसे शहर में पूरे मॉनसून सीजन में औसतन 750 मिलीमीटर से 800 मिलीमीटर तक बारिश होती है और मुंबई में इसका 1/3 पानी एक दिन में बरस गया। मतलब जिस महाराष्ट्र में मॉनसून 12 दिन देरी से पहुंचा था, वहां अब कैसे उसका कहर दिख रहा है। मुंबई के अलावा वसई, विरार, भिवंडी और पालघर तक स्थित हालात जो है बेहद खराब है। भिवंडी में भी भारी बारिश की वजह से सड़कें समंदर जैसी नजर आई हैं। यहां भी घरों से दुकानों तक पानी का कब्जा हो गया। वसई में भी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गाड़ियां सड़कों में डूबी दिखी हैं। तो नाला सोपारा में सड़कों पर इतना पानी आ गया कि लोगों को पैदल चलने के लिए रेलवे ट्रैक पर जाना पड़ा, हालांकि वो भी पानी में डूबे हुए थे। और नाला सोपारा जैसी स्थिति पालघर में भी नजर आई। मुंबई में बारिश की वजह से स्थिति इतनी खराब हो गई है कि बीएमसी ने सभी स्कूलों में अवकाश कर दिया है। मुंबई यूनिवर्सिटी में आज होने वाले एग्जाम टाल दिए गए हैं और प्राइवेट ऑफिसर्स के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के निर्देश दिए गए। इसके अलावा 17 फ्लाइटें रद्द करनी पड़ी, 217 उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा और 2 जगह लैंडस्लाइड की वजह से करीब 20 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। मुंबई में आज बेहद ज्यादा जो है तेज बरसात का अंदेशा मौसम विभाग ने जताया है। पिछली रात से बरसात होने के कारण मानपुर में एक मकान गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई है। जगह जगह पेड़ गिर रहे हैं। जुहू समुद्र के किनारे आप देख सकते हैं, यहाँ पर खड़े रहना मुश्किल है। नारियल के पेड़ में आपको दिखाना चाहूंगा कितना ज्यादा जो हवा का प्रभाव है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है।